अच्छा बच्चों, अब देखिए, दिस इज ओ लेवल का केमिस्ट्री एटीपी का पेपर 504270/42 मई जून 2023। 1 आवर का टाइम है जी, और इसमें टोटल मार्क्स आपको 40 हैं। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन ज़रा एक दो पढ़ लेने। क्वेश्चन नंबर 1 में ज़रा मुझे बताइए, किसी को इशू है प्लीज़ बताते जाइए साथ साथ में, ताकि फिर आपको पूरा इसमें हेल्प करता जाऊँ। जैसे रिवर्स एक स्किम थ्रू करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ एनीबडी फ्रॉम जीसीई, ये जीसीई काम कर रहे हैं, तो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। ऑल द जीसीई मेंबर्स, स्पेशली आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में हेल्प चाहिए, थोड़ा सा मैसेजिंग पे एक्टिव रहिएगा प्लीज, साथ साथ आपने बताते जाना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आप कह रहे हो जी कि कोई हेल्प की जरूरत है, सच नहीं है। ठीक है, बड़े बेसिक से सवालात होते हैं एटीपीज में। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दूं एक दफा इसका। टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट देखिए हमने वैसे पढ़ा हुआ है, और ये सिर्फ बस उसी का एक प्रोसेस वो आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था सबसे? यस नो कर दिया करो, ताकि मैं फिर इसका प्रॉब्लम्स करा लिया करूँ। बट बी ऑनेस्ट, कोई मसला है तो मुझे बताइए, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको हेल्प दूँ। बिल्कुल घबराने शर्माने की जरूरत नहीं है, फ्यूल से पूरा पेपर करा दूंगा पूरा। अच्छा, अ, आयशा आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। अच्छा, आयशा ने कर दिया। और सुमैया, आप, हानिया, और 4 लोग आई थिंक इस वक्त जीसी वाले हैं। अरे मैं वो एंड पे करता हूँ फुल पेपर, बट अगर आप समझते हो कि कोई इसमें सवाल में, ये पेपर किया हुआ है वैसे ना? जी जी, आईजीसीएसई वाले तो मैंने कहा हुआ है कि दे कैन लीव, अपनी तैयारी करें, उनका अपलोड भी हुआ है। 2023, 22, 21 के अपलोडेड हैं। और वहाँ से आप अपनी सेल्फ स्टडी भी जरा देखिए। जीसीई ओनली बैठे रहो, जस्ट जीसीई, ये सिर्फ जीसीई की क्लास है। आईजी वाले 10, 10:30 दोबारा चक्कर मारें, वो फिर उनकी प्रॉब्लम मैं कराता हूँ। उसकी वीडियोस नहीं है, क्योंकि जीसी केमिस्ट्री के थोड़े लोग अपेयर करते हैं ना, तो मैं हर साल उनके साथ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छा है कि उनका इंडिविजुअली कोई मसला है तो वो हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो सारे किए हुए हैं, पता भी है कि किस तरह होता है। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस ऑफ मोल्स इन क्वेश्चन 2 पार्ट ई? ठीक है, 2 पार्ट ई में क्या कह रहे हैं? वैसे ना, 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका पूरा कर ही लेते हैं जरा। वैसे चलें, आपका जरा मोल्स भी रिकॉल हो जाएगा, क्या कहते हैं? बेशक आता हो, एक दफा ये पूरा क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक्वस अमोनिया इज अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस, ये हमें पता है। अ स्टूडेंट titrates 2 samples of aqueous ammonia A and B with 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid। मुझे ये बताइए कि ये 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है HCl। समझो, हमें HCl की कॉन्सेंट्रेशन यूं गिवन है। ठीक है, ऐसे लेबलिंग वेबलिंग किया करो। कहता है द स्टूडेंट डज 4 टाइट्रेशंस, 2 विद ए एंड 2 विद बी। ठीक है जी। अब कहता है द स्टूडेंट, स्टेप 1 में कहता है कि रिंसेस एंड फिल्स ब्यूरेट विद 0.5 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब विजुअल्स दिमाग में देखिए इसकी बनाइए। कहता है स्टेप 1 में वो क्या करता है, धोता है और फिल करता है ब्यूरेट को विद 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, ये जो ब्यूरेट होती है, इसको हमेशा उसी सोल्यूशन से वॉश करना चाहिए जो सोल्यूशन इसमें हम डालते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उस जो वो ब्यूरेट है, जैसे ये ब्यूरेट ये वाली है, इसको जब आप HCl से ही वॉश करोगे तो क्या होगा कि इसकी अंदरूनी वॉल्स यूज टू हो जाएंगी ना उस सोल्यूशन के जो इसमें डालने। तो पहले उसको ना हमेशा हम याद रखिएगा, ये बात पूछता भी है अक्सर वो, कि ब्यूरेट को किस किस सोल्यूशन से धोना चाहिए। तो आप पहले ब्यूरेट को उसी सोल्यूशन से वॉश करें जो उसमें आपने पुट करना। क्लियर हो गया? ताकि उसकी जो इंटरनल वॉल्स हैं वो सारी उस सोल्यूशन से फिलअप हो जाए। स्टेप 2 में कहता है कि यूजेस अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू ऐड 25 cm क्यूब ऑफ ए टू अ। अब हमें पता है कि कोनिकल फ्लास्क में वो ए का सोल्यूशन पुट कर रहे हैं, देखो ना, तो स्टूडेंट्स, ए क्या चीज है? ए आर द सैंपल्स ऑफ एक्वस अमोनिया। 2 डिफरेंट सैंपल्स हैं। तो आपने उस अमोनिया के सैंपल में से 25 cm क्यूब डाला कोनिकल फ्लास्क में। फिर आपने ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला कोनिकल फ्लास्क में।
और फिर प्लेसेस द कोनिकल फ्लास्क ऑन अ वाइट टाइल। अब कहता है एड 0.5 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट व्हाइल swirling the contents of the flask, adding drop by drop near the end point until the solution changes color। याद है ये सारा प्रोसेस टाइट्रेशन में पड़ा हुआ है ना। फिर कहता है empties the conical flask and rinses with distilled water। तो वो कहता है स्टेप 6 में वो फिर एम्प्टी करता है कोनिकल फ्लास्क को और रिंस करता है डिस्टिल्ड वाटर से। अब कोनिकल फ्लास्क जो नीचे पड़ा होता है उसको क्यों डिस्टिल्ड वाटर से धोना चाहिए? ताकि उसमें से सारा वो पिछले एक्सपेरिमेंट में किया हुआ केमिकल वॉश अवे होके निकल जाए। याद है? और वो नए एक्सपेरिमेंट के लिए फ्लास्क रेडी हो जाए। ये बात समझ आई सबको? क्यों जी? तो अब हमने जब ये बात समझी थी, तो और करें। अब देखो कहता है कि स्टेप 8 में वो क्या कहता है, स्टेप 7 में फिर कहता है रिपीट्स स्टेप्स 2 to 6। तो स्टेप 2 से लेके स्टेप 6 तक रिपीट करता है और फिर रिपीट्स द स्टेप 2 to 7 यूजिंग एक्वस अमोनिया बी इंस्टेड ऑफ एक्वस अमोनिया ए। तो यानी 2 दफा ये टाइट्रेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। बात समझ आई? एक दफा सोल्यूशन ए के साथ, एक दफा सोल्यूशन बी के साथ। अब देखो इस सारी कहानी को ना अगर आप पिक्चर करना चाहते हो तो अच्छी बात है कि हम इसको ऐसे पिक्चर भी करें कि उसने पहले पिपेट के जरिए इस फ्लास्क में डाला 25 cm³ ऑफ सोल्यूशन ए, जिसमें एक्वस अमोनिया पड़ा हुआ था, हमने उसको टेस्ट करना। ठीक है, अब देखिए जरा आप लोग कि उसने क्या किया कि ही रेंजेस अ ब्यूरेट विद 0.5 मोल, और ऊपर ब्यूरेट में उसने क्या डाला हुआ है। देखिए ब्यूरेट में ही इज एडिंग, जरा ये देखिएगा, ब्यूरेट में ही इज एडिंग 0.500 मोल पर डीएम क्यूब वाला 0.5 मोल पर डीएम क्यूब HCl। ठीक है, ये HCl डाला हमने। और फिर कहता है यूज अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू ऐड 25 cm³ ऑफ ए इनटू द कोनिकल फ्लास्क। तो इसमें हमने पिपेट के जरिए 25 cm³ डाला और ब्यूरेट को भरा हुआ है हमने HCl के साथ। ठीक है जी, आगे क्या कहता है, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब देखो इस सोल्यूशन ए में याद रखें देयर वाज एक्वस अमोनिया, सोल्यूशन ए में एक्वस अमोनिया थी। अब इंडिकेटर हमेशा याद है इसमें डलता है ना, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की बात कर रहा है तो हमने वो एम रॉय का वर्ड याद रखा हुआ है कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर आप इसमें डालोगे तो मिथाइल ऑरेंज इज रेड इन एसिडिक मीडियम, ऑरेंजिश इन न्यूट्रल मीडियम एंड बेसिक में येलो होता है। तो मुझे एक बात बताओ, इस सोल्यूशन ए में एक्वस अमोनिया है तो फिर वो बेसिक में जाके येलो रंग नहीं होगा इनिशियली? तो इनिशियली इस टाइट्रेशन में येलो कलर होगा इस पूरे नीचे वाले फ्लास्क सोल्यूशन का। जरा जवाब देना सारे कि जब आप ऊपर से इसमें ऊपर से HCl फेंकोगे, अब देखो ना वो कहता है प्लेसेस द कोनिकल फ्लास्क ऑन व्हाइट टाइल, adds 0.5 मोल per dm cube हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट while swirling the contents। तो जब आप ऊपर से इसमें HCl फेंक रहे हो तो जरा बताना कि जब ये एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन हो जाएगी कि नीचे से ये एसिड है, सॉरी एक्वस अमोनिया है, और ऊपर से ये एसिड गिर रहा है ऐसे कर, तो फिर क्या इसमें कलर चेंज होगा? कलर चेंज विल बी येलो टू रेड होगा। बिल्कुल सही। अब वो हमें पता है कि यार न्यू एंड पॉइंट पे वो एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो स्लाइड से एसिडिक उसको रखना है, वो होता वैसे हम अज्यूम करते हैं कि एंड पॉइंट पे इट शुड बी अ न्यूट्रल सोल्यूशन विद अ pH 7। बट याद है उसकी एक मैंने एक लेक्चर में बताई थी कि थोड़ा सा एसिड ऊपर से एक्स्ट्रा फेंकते हैं ताकि वो क्लियर कलर चेंज आ जाए। तो येलो टू ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज भी कह सकते हो, येलो टू रेड भी कह सकते हो। ठीक। अच्छा अब वो कहता है कि फिर यही सारा, फिर हमने इस फ्लास्क को धोया डिस्टिल्ड वाटर से और फिर इसको हमने सोल्यूशन बी के साथ यही सारा प्रोसीजर रिपीट किया। अब देखो वो कहता है फिगर 2.1 shows the burette readings for the first two titrations with A। फिगर 2.1 shows the burette readings for the first two titrations with A। अब मुझे बताएं टाइट्रेशन नंबर 1 में ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये टाइट्रेशन नंबर 2 में इनिशियल और फाइनल। अब आपको इसकी रिकॉर्ड द ब्यूरेट रीडिंग्स करना आती है ना टेबल में, तो ब्यूरेट रीडिंग्स आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? अब जरा देखिए,
तो आपको ये रीडिंग्स जो है करना आती है इसमें। जरा देखें, देखो इसमें ना ये जो टाइट्रेशन नंबर 1 है, देखो टाइट्रेशन नंबर 1 में आपने क्या करना था कि इनिशियल रीडिंग इधर आ रही है 0, तो इनिशियल रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे ना, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, इसको 0 के बजाय 0.0 लिखेंगे, बिकॉज इसमें ऐसे आ जाएगा ये। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट में वो कहता है कि फाइनल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट क्या है। तो ब्यूरेट रीडिंग्स, अच्छा ब्यूरेट को ना हमेशा आप ऊपर से नीचे पढ़ते हो, क्योंकि देखो ब्यूरेट आपको बताता है कितना वॉल्यूम इसमें से एग्जिट कर गया या निकल गया। ठीक है जी। तो आप ये सोचें कि यहां से जब ये लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब आप इसमें देखिए कि ये 15 पूरा निकल गया, तो ये 14 से 15 तक ईच निशान 0.1 है ना, अब ये तो आपको पता है। तो ये 15.2, इसी फर्स्ट ब्यूरेट की फाइनल रीडिंग आपके पास देखिए ये आएगी 15.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये /cm क्यूब लगाया हुआ है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, केमिस्ट्री में राउंडिंग रूल क्या है, सच बताता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखते हैं। अब इसी तरह टाइट्रेशन नंबर 2 में इनिशियल रीडिंग आ रही है आपके पास 15.2। याद रखें ब्यूरेट में हमेशा टॉप से रीडिंग पढ़ते हैं, तो दिस विल बी सेकेंड। अब टाइट्रेशन नंबर 2 में इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग 15.2 है और फाइनल ब्यूरेट रीडिंग जो है वो 30.2 आ रही है, तो इसका मतलब है कि 30.2 है। अब जरा गौर कीजिए कि इसमें अब वो कहता है कि आपने वॉल्यूम यूज जो है वो निकाल, तो मुझे ये बताएं कि अब अगर आपको वॉल्यूम यूज निकालना है तो फिर दिस माइनस दिस करें तो ये कितना आ जाता है। अब कितना वॉल्यूम पहली टाइट्रेशन में यूज हुआ, यानी नीचे देखो वो जो फ्लास्क आपने रखा था, उस फ्लास्क में आपने सोल्यूशन ए रखा हुआ है ना, वो जो एक्वस अमोनिया वाला है 25 cm क्यूब, उसके साथ ऊपर से कितना HCl ने रिएक्ट किया, तो वो आपके पास इधर आ जाएगा। अब वॉल्यूम यूज्ड किस चीज का, वॉल्यूम यूज्ड निकला है ये HCl का, तो ये आ जाएगा 15.2 माइनस द 0, तो ये आपके पास 15.2 cm क्यूब फाइनल वॉल्यूम आ गया इन दिस। और फिर टाइट्रेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, अब टाइट्रेशन नंबर 2 में 30.2 माइनस 15.2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 15.0 cm क्यूब। तो देखें दो टाइट्रेशंस इसलिए की जाती हैं या तीन, ताकि आपका जो रीडिंग है वो उसके थ्रू एवरेज वॉल्यूम ऑफ HCl निकाला जा सके। याद है? तो ये सारा मैंने उस टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया, अब सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है। तो ये देखो ये 3 मार्क्स फ्री केस में कैसे आपको फिलअप वो दे रहा है। अब बी पार्ट में क्या कहता है, जरा यहां तक यस करो, सबको क्लियर है कि कहानी है क्या। GC मेंबर्स आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है जरा एक्टिव रहिएगा, जस्ट यस और नो और एनीथिंग, ताकि मुझे तसल्ली रहे कि समझ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखो यहां से आगे वो कहता है बी पार्ट। बी में कहता है फिगर 2.2 shows the burette readings for one of the titrations with B। अब देखो ये वाली जो दो ब्यूरेट रीडिंग्स थी, ये ब्यूरेट रीडिंग्स तो थी फॉर 2 टाइट्रेशंस विद ए। याद है, ये वो जो सोल्यूशन ए है उसके साथ वाली 2 दफा उसने टाइट्रेशन परफॉर्म की। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ब्यूरेट रीडिंग्स दिख रही हैं ये वो हैं जो टाइट्रेशन बी के लिए हमने यहाँ पे किए। तो इधर हमने वो जो फ्लास्क में रखा होगा यहाँ पे वो 25 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन बी रखा हुआ है जो हम टेस्ट कर रहे थे। ठीक है जी, 25 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन बी। तो अब वो ये कह रहा है कि जब ये 25 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन बी है इस तरह से इनिशियल फाइनल, तो इसकी भी टेबल फिलिंग कर सकते हैं। अब इसकी टाइट्रेशन 3 की रीडिंग्स ऑलरेडी दी हुई है और हमें एक टाइट्रेशन 4 की इनिशियल फाइनल दी हुई है, तो ये 0.6 ऊपर से गिनती करो तो ये 0.6 cm क्यूब बनता है। इसका मतलब है इसमें से 0.6 ही आ गया, और इधर से गिनती करेंगे तो ये 35.5 होगा, तो ये आ जाएगा 35.5। तो अब जरा वॉल्यूम ऑफ HCl यूज जो है यहाँ पे ये निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 34.9 माइनस 0.2। तो आप देखिए 34.9 माइनस 0.2, ये आ रहा है आपके पास 34.7। तो दिस विल बी 34.7, और ये कितना आ जाएगा दूसरे वाला 35.5 माइनस 0.6, 35.5 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा आपके पास 34.9।
तो देखिए दिस इज 34.9 cm³ ये आ गया। अब वो ये कह रहा है, कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट यूजेस अ वाइट टाइल इन दीज टाइट्रेशंस। जरा बताइए, कहता है स्टूडेंट वाइट टाइल्स क्यों यूज कर रहा है। ये मार्क स्कीम से मैच करते जाना अपनी अपनी डिजिटल वैल्यूज भी। ठीक है जी, बताइए बच्चों वाइट टाइल नीचे क्यों रखनी चाहिए। देखो आपने इसमें इंडिकेटर डाला था ना, क्या ख्याल, तो वो जो कलर चेंज आएगा, देखिए अगर नीचे कोई फैंसी कलर का टेबल पड़ा हुआ है तो वो ग्लास सोल्यूशन के थ्रू कलर चेंज क्लियरली नजर नहीं आएगा इंडिकेटर्स का। क्या ख्याल, तो ये जहन देखिए थोड़ा अलर्ट रखना है कि हमने क्या किया था इस पूरे प्रोसीजर में। तो ये इसलिए एक्सप्लेन कहता है जी व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट यूजेस अ वाइट टाइल इन दीज टाइट्रेशंस। तो आप सिंपली लिखिए जी ताकि वो इस काबिल बन सके टू इनेबल the color change at the end point, to enable the color change at the end point, ठीक है, to enable the color change at the end point to be observed more accurately। ठीक है, मैं बस थोड़ी सी जगह थोड़ा सा सही लिखो, गिवन स्पेस से आगे मत मत जाओ। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे टू एनेबल, देखिए हम लिखेंगे टू एनेबल द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड मोर एक्यूरेटली। ठीक है जी, तो एंड पॉइंट मोर एक्यूरेटली देखने के लिए हम ये व्हाइट टाइल नीचे रखते हैं। अभी एक प्रिकॉशन है, जहन में रखिए, आइंदा भी पूछे तो पता होनी चाहिए। अब कहता है कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 cm³ ऑफ ए एंड बी। मीन वॉल्यूम से क्या मुराद है बच्चों, जरा बताइए। मीन वॉल्यूम का मतलब एवरेज वॉल्यूम होगा ना जी, ये भी कह सकते हैं यार, ठीक है, बट मार्क्स की फ्रेजिंग जरा अपनी यूज टू करो अपने आप को। अब मीन वॉल्यूम का मतलब है कि आपने एवरेज वॉल्यूम निकालना है। देखिए मुझे ये बताएं कि आपको अब मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड नीडेड फॉर सॉल्यूशन ए कैसे मिलेगा। देखिए मीन वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो इस सॉल्यूशन ए वाले के लिए। अब देखो पहली टाइट्रेशन में आपको वॉल्यूम ऑफ HCl चाहिए था 15.2 और दूसरी टाइट्रेशन में सॉल्यूशन ए के लिए 15.0। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, इस 15.2 और 15.0 को ऐड अप नहीं करेंगे हम, क्या ख्याल है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे। समझ आ रहा है, जरा यस करो। तो एवरेज वॉल्यूम तो हमें पता है कि कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 15.1 cm³ ऑफ HCl चाहिए टू न्यूट्रलाइज 25 cm³ ऑफ सोल्यूशन ए। अब ये था इसका एवरेज वॉल्यूम, बट ये वर्किंग आपने जाहिर है यहाँ करके इधर से रीडिंग 15.1 निकाल दी, तो इधर इसको ना ऐसे कर भी दो, 15.2 प्लस 15.0 डिवाइड बाय 2। तो सोल्यूशन ए के केस में एवरेज यू निकल आएगा, 15.1 लगा दिया। अब मीन वॉल्यूम फॉर सोल्यूशन बी निकालना। देखो उसने ये जो टाइट्रेशन स्कीम है सोल्यूशन बी के लिए, ये बी सोल्यूशन के लिए टाइट्रेशन स्कीम है। अब इनका एवरेज इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 निकलेगा ना। तो 34.7 और 34.9 वैसे भी पता है, प्लस 34.9 इक्वल टू डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 34.8। इसका मतलब है कि इधर एवरेज वॉल्यूम आ गया 34.8 cm³। अब देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि ये वॉल्यूम मीन वॉल्यूम ऑफ द एसिड है, ये एसिड का वॉल्यूम है जो चाहिए था टू न्यूट्रलाइज सोल्यूशन ए, और ये मीन वॉल्यूम ऑफ द एसिड है इसका जो चाहिए टू न्यूट्रलाइज सोल्यूशन बी। तो बताइए कि यहां तक क्लैरिटी हुई। अब देखो इसकी मैं फाइनल पिक्चर आपको यूं बना देता हूं कि ये जो ब्यूरेट लगी हुई थी और ये नीचे एक फ्लास्क उसने यूं दिया हुआ था। आप गौर कीजिए कि आपके पास ये आ रहा है सोल्यूशन ए, 25 cm³ ऑफ सोल्यूशन ए आपने इसमें लिया हुआ था, और ऊपर आपने इसमें HCl यहां से यूं किया हुआ था, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भी पता है आपको। कॉन्सेंट्रेशन देखो इसकी 0.5 मोल्स
0.500 मोल पर डीएम क्यूब थी, याद है, ये गिवन थी, दिस वाज गिवन। और अब आपने इस सोल्यूशन ए के केस में एवरेज वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना रिक्वायर्ड था? देखिए इधर से वॉल्यूम आपके पास निकल आया 15.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी कहानी ना पिक्चर बनाकर बहुत जबरदस्त आपको क्लियर हो सकती है, ठीक है। तो गौर कीजिए कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ये आ रहा है, वॉल्यूम आपके पास ये आ रहा है। अब इस 25 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन ए को, जिसमें एक्वस अमोनिया पड़ा हुआ था, अब इसके 25 सीएम क्यूब को न्यूट्रलाइज करने के लिए देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन ये आ रहा है और वॉल्यूम इसका ये आ रहा है। तो अब बताइए कि फिर हमें क्या करना चाहिए, जरा देखो, मुझे बताओ, HCl की कॉन्सेंट्रेशन पता हो और वॉल्यूम पता हो तो द वेरी नेक्स्ट थिंग ही वुड डू इज व्हाट? क्या वो आपसे इसके अंदर मौजूद मोल्स नहीं पूछ सकता कि बताओ कितने मोल्स ऑफ HCl? आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो बच्चों, थोड़ा सा जरा अलर्ट रहिएगा मुझे, ताकि तसल्ली रहे। अच्छा, तो ये था सोल्यूशन ए के केस में, इतनी कॉन्सेंट्रेशन वाला इतना एवरेज वॉल्यूम का एसिड लगा या खर्च हुआ। और इसी तरह जो दूसरा टाइट्रेशन उसने की थी, देखिए दूसरी टाइट्रेशन में उसने 25 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन बी लिया था, जिसमें देयर इज एक्वस अमोनिया की अलग कॉन्सेंट्रेशन पड़ी हुई है, ठीक है। और ऊपर से ये देखो, ये HCl ही आ रहा है ब्यूरेट से, जिसका कॉन्सेंट्रेशन वही 0.500 मोल पर डीएम क्यूब है, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है। और वॉल्यूम, इसका एवरेज वॉल्यूम अब कितना निकला है? देखिए टाइट्रेशन 2 में एवरेज वॉल्यूम 34.8 निकला ना, तो ये 34.8 सीएम क्यूब HCl खर्च हुआ इधर नीचे 25 सीएम क्यूब को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये पिक्चर क्लियर है? जरा चलें इसमें से एक कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगी, जिससे ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि यार ये ऐसे हो सकता है। अब देखो, ये दोनों तस्वीर ना एवरेज वॉल्यूम निकाल लेने के बाद, देखें एवरेज वॉल्यूम ना हमेशा उस ब्यूरेट सोल्यूशन की ही निकला करेगी। तो आप इस तरह की ना पिक्चर्स बना लें, अगर एक ही टाइट्रेशन है तो एक ही बना लो। तो ये एवरेज वॉल्यूम हमने इनका यहां से यूं ऐसे निकाल लिया। अब देखो सवाल आगे वो क्या पूछता है, वो कहता है कि द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस अमोनिया इज शोन। कहता है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस अमोनिया इज शोन। ये HCl और एक्वस अमोनिया का रिएक्शन दिखा रहा। कहता है यूज द मीन वॉल्यूम ऑफ द एसिड। अब ये ना भी कहता तो हमें पहले पता है, हमने मीन वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज करना है। नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 सीएम क्यूब ऑफ A टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस अमोनिया। अब मुझे ये बताइए कि वो पूछ क्या रहा है। देखो HCl और अमोनिया के बीच रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन उसने दी हुई है। एक हाइड्रोजन, यहाँ देखो ना, 1+3 4 हाइड्रोजन, और इधर भी 4 हाइड्रोजन, एक Cl एक Cl, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन। तो क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? इट्स बैलेंस्ड। अब वो कहता है कि यूज द मीन वॉल्यूम ऑफ द एसिड नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 सीएम क्यूब ऑफ A इन D, ठीक है जी, टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस अमोनिया। अब मुझे ये बताओ कि देखो इसने एक अच्छा खासा, एंड पे हमने ढूंढना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस अमोनिया है। जरा बताइए इस इन कैलकुलेशनों के स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो आपको इस एक्वस अमोनिया का सोल्यूशन ए में पूछा है ना उसने, मुझे बताओ सोल्यूशन ए में एक्वस अमोनिया का हमें वॉल्यूम पता है? देखो वॉल्यूम मालूम है ना, आपने पता है क्या करना है बच्चों, सिंपल सा एक हल है। देखिए आपने पहले इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl और एवरेज वॉल्यूम ऑफ HCl के जरिए सबसे पहले स्टेप 1 में इसके क्या निकालने हैं, आपने ये देखना है कि इसमें कितने मोल्स ऑफ HCl कंटेन्ड है। यस करो जरा, कि देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl पता है, एवरेज वॉल्यूम पता है, तो हमने ये देखना है कि ऊपर से कितने मोल्स ऑफ HCl गिर रहे हैं इस वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, इसका वॉल्यूम पता है, तो बता सकते हो फिर। तो इस सवाल के स्टेप 1 में आपको पहले ये देखना था, ठीक है, कि देखिए आपको कॉन्सेंट्रेशन
इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन उसकी दी हुई है 0.500। अब गौर से देखो इधर, आपको मोल कॉन्सेंट्रेशन में देखो ये 0.500 मोल पर डीएम क्यूब होता है ना, तो मोल्स के वैल्यू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दिए हुए हैं? ये जो हम आप पूछ रहे थे कि मोल्स की वैल्यू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दी हुई है, 3 सिग्निफिकेंट तक ना। तो आपने मोल का अब स्टैंडर्ड याद रखना है कि हम भी 3 सिग्निफिकेंट तक जवाब देंगे। ठीक, बस ये इस तरह होता है, हर क्वांटिटी की वैल्यू जो दी हुई है उस हिसाब से चल। तो आपने यहां से मोल्स निकालने हैं कि HCl के कितने मोल गिर रहे हैं। बट एक गलती जो यहाँ लोग करते हैं कि वॉल्यूम इज इन CM क्यूब, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन देखो मोल पर DM क्यूब में है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि इसको आपने DM क्यूब में चेंज करना। यस, ये भूलना मत, कन्वर्ट टू DM क्यूब करो तो ये कितना आ जाएगा, जरा देखिए इसको। 15.1 डिवाइड बाय 1000, CM क्यूब टू DM क्यूब जाना है तो ये 0 पॉइंट, देखिए 0.0151 आ रहा है, बिल्कुल सही। अब ये वॉल्यूम आपने यूज करना है उस फॉर्मूलाज में, ये एहतियात करना। तो कॉन्सेंट्रेशन 0.5 थी और ये 0.0151। तो मुझे जरा बताना कि मोल्स ऑफ HCl कितने निकले हमारे पास। यहां से ये HCl के मोल्स आ जाएंगे जो ऊपर से गिर रहे थे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इंटू 0.500, तो ये आ गया आपके पास। शिफ्ट ENG का बटन दबाओ अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है तो 0.00755 यही आ रहा है, 0.00755। तो देखो मोल्स का जवाब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आ रहा है। तो बच्चों पिक्चर्स के साथ काम करो, इसका मतलब है कि ये ऊपर से इतने मोल्स ऑफ HCl गिर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर से जब इतने मोल्स HCl के गिर रहे हैं तो उन्होंने इस अंदर एक्वस अमोनिया के सर्टन मोल्स के साथ रिएक्ट किया होगा कि नहीं? जरा ये बात आपने ना अब समझनी है। देखो ये दो डिफरेंट केमिकल्स हैं बच्चों, यहां पे ये ना कर देना हरगिज कि जी 15.1 में इतने मोल हैं तो 25 में फिर इतने मोल होंगे। ये हरकत बिल्कुल गलत है, क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। दिस इज HCl एंड दिस इज एक्वस अमोनिया। आपने ये देखना है कि देखो ऊपर से कितने मोल्स गिरे। ऊपर से आपके पास HCl के 0.00755 मोल्स HCl फॉल करके नीचे इस एक्वस अमोनिया के मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा होगा ना। तो क्या आप इधर नीचे कितने मोल्स के साथ इसने रिएक्ट किया, ये मोल्स ऑफ अमोनिया आप निकाल सकते हो? मोल्स ऑफ अमोनिया इन सॉल्यूशन ए, ये निकाल सकते हो ना? जरा यस करो, ऑल पार्टिसिपेंट्स प्लीज से यस और नो, समझ आ रहा है? तो ऊपर से ये जो इतने मोल्स HCl के गिर रहे हैं, ठीक है, इतने मोल्स गिर रहे हैं, वो नीचे कितने मोल्स ऑफ एक्वस अमोनिया से रिएक्ट करेंगे, ये कैसे पता लगेगा? देखो ना, इस कॉन्सेंट्रेशन और इस वॉल्यूम के जरिए हमारे पास ये मोल्स निकल आए। क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल मास ओवर वॉल्यूम से। अब हमें पता है कि इस रिएक्शन में ऊपर से इतने मोल गिरे, वो नीचे जाके अमोनिया के साथ ही रिएक्ट नहीं कर रहे, नीचे अमोनिया के मोल्स के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों जी हम? तो अगर ये उसके मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर हम यहां से मोल्स ऑफ अमोनिया अब स्टेप 2 में नहीं निकाल लेंगे। देखो टास्क है क्या? टास्क है आपने कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। मुझे ये बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया ढूंढना है तो अमोनिया के आपके पास मोल्स भी अवेलेबल होने चाहिए और उसकी वॉल्यूम भी अवेलेबल होना चाहिए ना। वॉल्यूम तो ऑलरेडी दिया हुआ है 25 cm क्यूब, नीचे अमोनिया का 25 cm क्यूब वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें सिर्फ उस अमोनिया के मोल्स चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन निकल नहीं आएगा। अब स्टेप 2 में देखिए इस सवाल के आप क्या करो, इस क्वेश्चन के स्टेप 2 में हम यूं करेंगे कि लेट्स चेक कितना मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए टू रिएक्ट विद द मोल्स ऑफ HCl जो ऊपर से गिर रहे हैं। तो अब आप इधर मोल्स ऑफ HCl और मोल्स ऑफ अमोनिया का रिलेशनशिप यहां से यूं बनाओगे। समझ आई बात? तो मुझे ये बताओ कि जब आपके पास ये दोनों
अब इनका जो स्टैंडर्ड है वो कहां से आएगा? देखो ना, आपने ये ढूंढना है कि ऊपर से ये जो HCl के 0.00755 मोल गिरे, ये अमोनिया के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये आप कैसे ढूंढोगे? इसके लिए आपको मोल्स ऑफ HCl और मोल्स ऑफ अमोनिया का रिलेशन बनाना चाहिए। और इनका स्टैंडर्ड कहां से पता चलेगा? वो पता लगेगा इस इक्वेशन से। जरा गौर से देखना इधर। अब मुझे बताएं, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में HCl का 1 मोल अमोनिया के 1 मोल के साथ ही न्यूट्रलाइज नहीं होता? से यस और नो? कि देखिए, HCl का 1 मोल, अब स्टैंडर्ड ये बता रहा है कि HCl का 1 मोल इक्वेशन के मुताबिक बता रहा है कि वो हमेशा अमोनिया के 1 मोल को बराबर कर देता। यानी यूं समझ लो कि जनरल रिएक्शन कहता है कि जी ऊपर से 1 मोल HCl गिरता तो वो इधर नीचे 1 मोल ऑफ अमोनिया के पार्टिकल्स को कंप्लीटली किल आउट या न्यूट्रलाइज कर देता। ये तो इक्वेशन बताएगा आप। तो अगर 1 मोल अमोनिया से 1 मोल HCl फॉल करके 1 मोल अमोनिया को बैलेंस आउट करता होता है, तो इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में ऊपर से कितना HCl एक्चुअली गिरा रहे थे? हम तो इस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे ना। तो स्टैंडर्ड कहता है कि 1 मोल HCl कैन न्यूट्रलाइज 1 मोल अमोनिया, बट in this reaction we actually threw 0.00755 moles of HCl। तो फिर नीचे उसने जाकर कितने मोल्स ऑफ अमोनिया को बैलेंस आउट या न्यूट्रलाइज किया होगा? तो ये आपके पास आ जाएगा 1:1 रेशो है, तो अमोनिया का भी तो जवाब उतने मोल्स ही नहीं आएगा। जरा बताओ, कितने मोल्स ऑफ अमोनिया इन सोल्यूशन ए, इसका मतलब है पड़े हुए थे। जरा इधर मुझे क्रिस्टल क्लैरिटी से जवाब दो कि आपको ये बिल्कुल सही समझ आई कि क्या हो रहा है। सारी मोलर कैलकुलेशंस है, देखिए हमने की हुई है। मैंने कहा था पिक्चर मेकिंग टाइट्रेशन में जरूर करो। जरा रिस्पॉन्ड कीजिए पार्टिसिपेंट्स ऑफ GCE प्लीज। तो अब मुझे 1 मिनट ये बताओ कि जब आपके पास अब नीचे देखो, इधर इस सोल्यूशन में कितने अमोनिया के मोल्स पड़े हुए हैं वो पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ए पता लग गया। तो इस अमोनिया का वॉल्यूम पता है, 25 cm³ लिया था ना इसमें, और उसमें मोल्स इतने पड़े हुए हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना फिर मसला है क्या? क्या ख्याल? तो अब जरा हम स्टेप 3 में आएंगे, क्योंकि देखो टास्क असल में था कि यू हैड टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस अमोनिया। तो एक्वस अमोनिया का मोल्स हमें मिल गए, वॉल्यूम हमें पता है पहले से ही। तो नाउ कैन वी गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस अमोनिया इन सोल्यूशन ए? तो ये कैसे ढूंढेंगे हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस अमोनिया इन सोल्यूशन ए में कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क। मोल्स हमें पता है 0.00755, और वॉल्यूम कितना है 20, कितना था सॉरी 25 cm³। तो इस 25.0 cm³ को कन्वर्ट करना मत भूलिएगा इनटू DM³। ठीक है, ये हम समझ आ रहा है। तो 25 डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगा 0.025। क्यों जी? तो 0.025 आ गया। तो अब जरा देखिए, ये 0.025 आ गया ऐसे करके DM³। तो अब कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन ढूंढनी थी, मोल्स हैं 0.00755। सॉरी, इसको मैं काट के दोबारा करता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन हमने ढूंढना है 0.00755 अपॉन वॉल्यूम कितना है 0.025। तो ये कितना आ जाएगा 0.00755 डिवाइड बाय 0.025। तो ये आएगा 0.302। यही जवाब है। अब चूंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन उधर भी उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दी हुई है, तो मैं इधर भी, ये तो खैर आई 3 सिग्निफिकेंट रही है, बट अगर लंबा चौड़ा जवाब होता तो आई वुड हैव राउंडेड इट टू
3 सिग्निफिकेंट ही। तो इसका मतलब है अमोनिया का वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन 0.302 मोल्स पर डीएम क्यूब आ रहा है। यानी कि देखो नीचे ये जो सोल्यूशन ए पड़ा हुआ था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.302 मोल पर डीएम क्यूब ऐसे आ गई। अच्छा बच्चों, अगर मैं वैसे आपको प्रैक्टिस के लिए कहूं कि मुझे इस सोल्यूशन बी की भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो क्या करोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अगर आपको ढूंढनी हो तो याद रहेगा ना कि पहले देखो, अब हमें इस सोल्यूशन बी वाले में भी HCl का कॉन्सेंट्रेशन पता है, वॉल्यूम पता है। तो स्टेप 1 में बताओ जरा, यूजिंग दैट फॉर्मूला हम इसके क्या निकाल लेंगे? मोल्स ऑफ HCl यूज निकाल लेंगे। फिर HCl और अमोनिया का बैलेंस्ड इक्वेशंस में स्टैंडर्ड बनाएंगे कि 1 मोल HCl 1 मोल अमोनिया को न्यूट्रलाइज करता है। तो इतने मोल्स जो हैं HCl के, वो इधर कितने मोल्स ऑफ अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेंगे? तो देखिए, अब आपके पास बैलेंस इक्वेशन से स्टैंडर्ड निकल आएगा। तो मोल्स ऑफ अमोनिया निकल आएंगे, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन बी की फिर ढूंढी जा सकती है। बट ये याद रखना कि वॉल्यूम को हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूला में लगाते हुए, याद है, इन सीएम क्यूब्स को हम डीएम क्यूब्स में चेंज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। क्यों जी? चलें, अब ये आपके पास पूरा फुल स्टेप प्रोसीजर आ गया। जरा यस करो, बिल्कुल पक्का क्लियर है ये? अगर नहीं है, समझते हो, दोबारा एक्सप्लेन करो, बताइए, मैं फिर करता हूँ। क्यों जी? चले, बंदे गायब हो गए क्या? चक्कर है, एक मिनट। मैं इसकी वैसे रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा फॉर लेटर रेफरेंस, अगर आप देखना चाहते हो। अच्छा, अब आओ एफ पार्ट के ऊपर। कहता है जी कि कैलकुलेट करो द वॉल्यूम ऑफ एक्वस वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस measured at room temperature and pressure dissolved in 25 cm cube of A। अब मुझे बताइए, देखिए कहता है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट RTP इज 24 डीएम क्यूब। अब देखो, ये भी बहुत ही आसान बात है, आपको समझ में आ रहा है ना? मुझे एक बात बताएं, देखो बच्चों, इस 25 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन ए में हमने कितने मोल्स ऑफ अमोनिया निकाले थे? आपको पता है ये पूरी कहानी पिक्चर, देखो पिक्चर और साथ इस किस्म का डिटेल्ड डेटा लिखने से निहायत इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करना है द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन 25 cm क्यूब ऑफ ए। अब मुझे बताओ, आपको 25 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन ए में कितने मोल्स ऑफ अमोनिया थे वो पता है सारे यहां से? क्या ख्याल? तो ये मोल्स ऑफ अमोनिया तो हमें पता है ना, जो इसमें मोल्स ऑफ अमोनिया डिसॉल्व्ड है। ठीक है, मोल्स ऑफ अमोनिया डिसॉल्व्ड हमें पता है वो इतने हैं। तो आप यही चीज जरा जहन में रखो कि देखो, देयर वर 0.00755 moles of ammonia dissolved in there were dissolved in 25 centimeter cube of solution A। तो मुझे बच्चों एक बात बताओ कि पॉइंट डबल जीरो डबल 0.00755 moles of ammonia dissolved है in 25 cm cube of solution A। वो कहता है कि आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। तो मुझे ये बताइए कि हमें अब स्टैंडर्ड पता है ना कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 24 डीएम क्यूब। हमने जवाब भी डीएम क्यूब में ही देना है। तो अगर 1 मोल गैस का वॉल्यूम, देखिए 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब होता है, तो फिर 0.00755 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा? 0.00755 मोल्स का वॉल्यूम जो है वो कितना आना चाहिए? इट विल बी एक्स डीएम क्यूब। क्रॉस करेंगे इसे तो ये आएगा एक्स इंटू 1 और 0.00755 इंटू 24। तो ये आ जाएगा आपके पास। समझ आई बात? ये क्लियर करो जरा।
तो ये आएगा आपके पास 0.1812। अब देखो मुझे एक बात ये बताइए कि ये वॉल्यूम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है, वॉल्यूम की वैल्यू स्टैंडर्ड की कितने सिग्निफिकेंट तक है। तो हर क्वांटिटी की जो वैल्यू दी हुई है ना, केमिस्ट्री में रूल पता है क्या है, हर क्वांटिटी की जो वैल्यू दी हुई है उसको देखो, उसके हिसाब से फाइनल आंसर करना। यानी वॉल्यूम उसने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दिया हुआ है, तो ये जवाब हमारा आ रहा है 0.1812 DM³ तो फिर हम इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करेंगे तो इसको हेल्पर डिजिट आ जाएगा, तो ये 0.18 DM³ नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल? तो इसका मतलब है 0.18 DM³। अच्छा, अगर उसने यहाँ पे CM³ में जवाब मांगा होता तो फिर क्या करते? फिर आप ये करते कि यार इस DM³ के जवाब को, यानी निकालें आप DM³ में ही, गैसेस का वॉल्यूम हमेशा DM³ में ही निकालें। बट अगर इधर उसने CM³ में पूछा होता तो फिर हम इस वैल्यू को CM³ में चेंज करना हमें पता ना, मल्टीप्लाई बाय बिग टू स्मॉल जा रहे हो तो 1000 से करके ये जवाब आ जाए। बात समझ में आ रही है सबको? क्यों जी? अब जरा देखो ये जी पार्ट में क्या कहता है। कहता है यूजिंग योर आंसर टू डी पार्ट एंड एफ पार्ट, calculate the volume of ammonia gas measured at RTP dissolved in 25 cm³ of, तो ये हम कौन सा पार्ट कर रहे थे? एफ तो हो गया ना? हाँ, तो यहां तक सबको क्लियर है? क्यों जी? तो इसका मतलब है कि हमारे पास 25 cm³ में इतना डिजॉल्व आ गया। अब देखो यार इधर थोड़ी सी इसने ये बात की है, कहता है यूजिंग योर आंसर्स टू डी एंड एफ। अब डी पार्ट का आंसर क्या था? देखिए, यूज योर आंसर टू डी पार्ट, जरा हम देख लेते हैं कि उसने डी पार्ट में क्या आंसर मांगा था। डी और एफ पार्ट की वैल्यूज यूज करके कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस मेजर्ड एट आरटीपी इन 25 cm³ ऑफ बी। देखो अब ये 1 मार्क है, बट हम डी पार्ट का आंसर देखते हैं। डी में हमने क्या निकाला था? डी में हमने, हाँ, डी पार्ट में देखो वॉल्यूम नीडेड फॉर सोल्यूशन ए 15.1 था और यहाँ पे जो है 34.8 है। तो वैसे आप इसमें थोड़ा सा लंबा काम भी कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, ये ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि दिस इज व्हाट, क्या ये डबल नहीं आ रहा? या चलें इसको हम यूं करते हैं कि अब हमने क्या ढूंढना था, वो कह रहा था कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस डिसॉल्व्ड इन 25 cm³ ऑफ बी, ये तलाश कर। ठीक है, तो 25 cm³ ऑफ बी में अब कैसे आप वो फाइंड करोगे? तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आप यहां से ये मोल्स निकाल लें। चलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर करते हैं। अब देखो आपके पास HCl की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम है तो इसके मोल्स निकल सकते हैं ना। तो ये देखिए जरा 34.8 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आ रहे हैं आपके पास 0.0348। ये वॉल्यूम इसका मैं कह रहा हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम से पहले इसके मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितने मोल आते हैं इसमें देख लेते हैं। ये तो कर लोगे ना बच्चों? मोल्स ऑफ HCl पहले क्विकली निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 0.500 इनटू ये जो वॉल्यूम था इसका DM³ वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहे हैं आपके पास 0.0174। तो ये देखो 0.0174 मोल्स ऑफ HCl। फिर गौर करो कि अब चूंकि HCl और एक्वस अमोनिया देखो ना, इनका हमेशा 1:1 का रिएक्शन। तो अगर 1 मोल HCl 1 मोल अमोनिया को न्यूट्रलाइज करता है तो फिर इतने मोल्स ने इतने ही मोल्स को किया होगा ना। क्या ख्याल है? 0.0174। तो ये सोल्यूशन बी में इतने मोल आ रहे। तो अब आप सोचिए, तो चलो डी और एफ पार्ट्स की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप ये देखो कि इसमें आपके पास 0.0174 मोल्स आपके पास अमोनिया के आ रहे हैं। तो सोल्यूशन बी में 0.0174 मोल्स ऑफ अमोनिया इन सोल्यूशन बी ई आर। तो अब मुझे ये बताओ कि 0.01 मोल्स ऑफ
0.0174 मोल्स ऑफ अमोनिया आ रहा है सोल्यूशन बी में। तो अब अगेन उसमें भी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस कैसे निकालेंगे कि 1 मोल का अगर वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब होता है तो 0.0174 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा, एक्स डीएम क्यूब। तो ये निकल आएगा यहां से, तो दिस विल बी, सॉरी ये निकलेगा 24 इंटू 0.0174, तो दिस विल बी 0.416, 0.4176 आ रहा है, लेकिन हम दो सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे क्योंकि वॉल्यूम्स दो तक ही हैं। तो 0.42 डीएम क्यूब आ रहा है। जरा यस करो, ये बिल्कुल सही समझ आया? क्यों जी? ठीक है, चले। अब जरा देखो इसके बाद जो डी पार्ट है, सॉरी एच पार्ट, एच पार्ट में कहता है द स्टूडेंट रिंसेस द ब्यूरेट with 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid immediately before it is filled. अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, he rinses the burette with this much acid immediately before it is filled. Explain why the student should not rinse the burette with distilled water immediately before it is filled with। 2 मार्क्स का जवाब। मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए डिस्टिल्ड वाटर से अगर आपने इसको धो दिया, तो मुझे बताएं ब्यूरेट को अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर से धो दिया HCl डालने से पहले, तो इसमें क्या डिस्टिल्ड वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स रह नहीं जाएंगे? क्या ख्याल? डिस्टिल्ड वाटर के वो जो ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे, और फिर जब आप इसमें देखिए, मिसाल आपके पास ये कुछ ड्रॉप्स ऑफ, अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर से इसको धो दिया तो इसमें कुछ डिस्टिल्ड वाटर के ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे, और जब आप इसको इसमें अब HCl डालोगे, देखिए जब आप अब इसमें HCl ऐड करोगे तो क्या नुकसान होगा? जरा देखिए, व्हेन यू विल ऐड ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और इसमें से HCl डालोगे, तो व्हाट विल हैपन, होगा ये कि आपका ये HCl, पानी के ये कतरे उस HCl के साथ मिल जाएंगे ना। देखिए पानी के ये कतरे HCl के साथ मिल जाएंगे, तो कंपेयर टू पहले क्या वो HCl थोड़ा डाइल्यूट नहीं हो जाएगा? रिस्पॉन्ड करो जरा, क्या वो HCl डाइल्यूट नहीं हो जाएगा? तो इस वजह से हम उसमें नहीं डालते कि, तो आपने इसमें ये कहना है कि जी इसको, इसलिए उसने कहा ना कि एक्सप्लेन व्हाई स्टूडेंट शुड नॉट रिंस द ब्यूरेट विद डिस्टिल्ड वाटर। तो लिखिए अदरवाइज, अगर धो दिया उसने, अदरवाइज से भी आप समझा सकते हो। आप लिखेंगे अदरवाइज द, otherwise some of the water droplets, otherwise some of the water, otherwise some of the water remains in the burette। ठीक है, some of the water remains in the burette and some of the water remains in the burette and hydrochloric acid will be diluted। तो फिर उससे नुकसान ये होगा कि जो आपके टाइट्रेशन के रिजल्ट्स हैं वो इनएक्यूरेट हो जाएंगे या असल से हट कर आएंगे। जरा ऑनेस्टली बताओ, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई? क्यों जी? अच्छा, अब इसके एफ पार्ट, आई पार्ट में कहता है कि सजेस्ट व्हाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नॉट सूटेबल फॉर यूज इन दीज टाइट्रेशंस। देखिए इनमें हम हमेशा ना यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए नहीं ऐड करते कि आपको पता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एसिडिक मीडियम में रेडिश, ऑरेंजिश, येलोविश ये शेड शो करते हैं। याद है यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड बेसिस में बताया था मैंने कि इसी पीएच स्केल पे कलर्स जो आते हैं वही यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर्स होते हैं। और ये जो 7 to 14 वाला है, अब देखिए यहां से ये
7 to 14 जो जा रहा है ये ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल है। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। तो आपके पास ये 0 से 7 तक ये वाले कलर्स होंगे और 7 से 14 तक ये वाले कलर्स इस तरह से आएंगे। देखिए इस पे डिपेंड ना करें, ये सवाल काफी दफा आप सबने पूछा कि जी एटीपी टेबल्स में कैटाइंस आयनिन्स के टेबल्स देगा या नहीं देगा। देखिए दे या ना दे, आप उस पर डिपेंड ना करें, आप अपने जो याद रखे हमें उसी पे जाएं। ठीक है, दे दे तो अच्छी बात है, ना दे तो याद तो है ही। ठीक है, ये रिवाइज करके चले जाए। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ये जो वो कह रहा है, सजेस्ट व्हाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नॉट सूटेबल फॉर यूज इन दीज टाइट्रेशंस। तो इसलिए इसमें हम यूज नहीं करते क्योंकि देखिए वो कोई क्लियर एंड पॉइंट हमें नहीं देगा वो हमें। तो आप इसमें लिखिए कि कोई क्लियर कलर चेंज उसमें नहीं आता। तो मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन डालने से जैसी अंदर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट आएगा, कलर चेंज बहुत विजिबल होगा, क्लियर कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे ना ये मुख्तलिफ शेड्स आ रहे हैं ना कि देखो एसिडिक मीडियम में वो ये तीनों शेड्स हो सकते हैं, एल्कलाइन मीडियम में ये शेड्स हो सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए इसके लिए सूटेबल नहीं होता टाइट्रेशंस के लिए कि वो हम लिखेंगे कि डज नॉट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स या यूनिवर्सल इंडिकेटर डज नॉट हैव अ क्लियर color change, does not have a clear color change at the end point। तो उसका कोई एंड पॉइंट पे क्लियर कलर चेंज नहीं होता, इस वजह से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज नहीं करते। अब देखो आपने यहां से बिल्कुल स्टार्ट से लिखना शुरू करना है ताकि ये स्पेस से बाहर आप ना जाए। चलिए अब जरा मुझे बताओ, यहां तक सबको बिल्कुल क्लैरिटी है? नाउ टेल मी जी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, सवाल ये है। अब ये वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस का जो एक सवाल आता है, कहता है अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स सोल्यूशन डब्ल्यू एंड सॉलिड एक्स। कहता है एक स्टूडेंट है, वो इन्वेस्टिगेट करता है सोल्यूशन डब्ल्यू एंड सॉलिड एक्स। ठीक है, अब वो कहता है सोल्यूशन डब्ल्यू इज ग्रीन इन कलर एंड कंटेन्स आयरन टू आयंस। सोल्यूशन डब्ल्यू इज ग्रीन इन कलर एंड कंटेन्स आयरन टू आयंस। अब ये जहन में रखो, पिक्चर साथ साथ बनाते जाओ कि देखिए उसने ये हमें कहा हुआ है कि ये एक सोल्यूशन डब्ल्यू है और इट इज ग्रीन इन कलर। आपको पता ना कि सोल्यूशन डब्ल्यू जो है वो ग्रीन इन कलर क्यों है? क्योंकि उसमें Fe2 आयंस है। तो अगर इसमें Fe2 आयंस हैं तो उनको टेस्ट करने का तरीका हमें पता है ना कि सोल्यूशन डब्ल्यू में अगर Fe2 आयंस पड़े हुए हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इनको कैसे आप टेस्ट आउट करते हो। जरा देखो, कहता है सोल्यूशन डब्ल्यू इज ग्रीन इन कलर एंड कंटेन्स Fe2 आयंस। डिस्क्राइब हाउ डब्ल्यू कैन बी शोन टू कंटेन Fe2 आयंस। 2 मार्क्स। तो आपने इसमें Fe2 आयंस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताना है ना। तो मुझे ये बताओ कि आप इसमें सोल्यूशन डब्ल्यू का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं बताओगे? कैसे था, सॉरी, Fe2 आयंस का। अगर आपने ये साबित करना हो कि इस सोल्यूशन में Fe2 प्लस की आयंस है, तो आप याद है इसमें स्टेप 1 में क्या करते थे कि आप एक टेस्ट ट्यूब में यू यूज टू ऐड 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ, वो चैप्टर याद है ना, 2 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोल्यूशन डब्ल्यू आप लोगे इस ट्यूब में। फिर ऊपर से पहले, अब Fe2 पॉजिटिव कैटाइन है ना, Fe2 पॉजिटिव इज अ कैटाइन। कैटाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले क्या डालते हैं? याद है वो पहला रिएजेंट, यू ऑलवेज ऐड एक्वस। पहले स्टेप में आप डालते हो इक्वल वॉल्यूम
ऑफ एक्वस NaOH, आप पहले स्टेप में इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस NaOH डालते हो और फिर क्या करोगे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ NaOH डाला हमने, तो Fe2 के केस में याद है कौन सा PPT फॉर्म होगा? Fe2 आयंस। Fe2 आयंस के केस में NaOH डालने से इधर बनता था डर्टी ग्रीन, याद है इसको हम कहते थे डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। अब आप उसी में NaOH का स्टेप 2 में, तो पहले स्टेप में इक्वल वॉल्यूम डालते थे, जब पीपीटी बन जाता था तो फिर इसी में आप एक्सेस ऑफ एक्वस NaOH डालते थे। तो एक्सेस डालने से भी ये पीपीटी जो है वो गायब नहीं होता। Fe2 आयन स्टेबल, याद है ना सबको? ये देखो Fe2 आयंस का एक्सेस में भी डिसॉल्व नहीं होता। तो उसने कहा था डिस्क्राइब हाउ W कैन बी शोन टू कंटेन Fe2 आयंस। तो आप इसमें कहोगे कि जी एड equal volume of aqueous sodium hydroxide ठीक है जी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ aqueous sodium hydroxide। अब उसने पास पेपर में मैंने डर्टी का लफ्ज नहीं लिखा होता, डर्टी ग्रीन आप लिख लेना, चलो पूरा वर्ड प्रेसिपिटेट, a dirty green precipitate will be formed, जिसमें अब हम बोलेंगे कि जी which remains insoluble in excess of aqueous NaOH। तो aqueous NaOH की एक्सेस भी डाल दें तो ये क्या रहता है? इनसॉल्युबल रहता, इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ aqueous NaOH। ये बात समझ आई सबको ना? पीपीटी की वर्ड नहीं यूज करना एग्जाम में, पूरा लफ्ज वो नोट्स के लिए था, पीपीटी का वर्ड, ठीक है जी। तो अब इसका देखो मार्क्स स्कीम से आप बेशक देख भी लेना, 2 मार्क्स किस बात के देगा कि वो एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो डर्टी ग्रीन पीपीटी बनेगा, जो रिमेन रहेगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस, दूसरा मार्क इसका देगा। या आप इसमें याद है एक्वस अमोनिया डालने की बात भी कर सकते थे, बट पहले NaOH से चेक होता है। एक्वस अमोनिया भी डालो तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस अमोनिया से वही डर्टी ग्रीन पीपीटी बनेगा, एक्सेस डालेंगे तो Fe2 में वो तब भी इनसॉल्युबल ही रहेगा, दोनों किया जा सकता। अब जरा देखो पार्ट 2 में कहता है एक्सेस W इज एडेड टू एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7। अब एक्सेस W यानी ये सोल्यूशन W में जिसमें Fe2 आयंस हैं, उसका एक्सेस कह रहा डाला गया एक्वस पोटेशियम मैंगनेट 7 में। तो डिस्क्राइब द कलर चेंज सीन। मुझे एक बात बताओ, वैसे एक्सेस एक्वस पोटेशियम मैंगनेट में का अपना कलर क्या होता है? पोटेशियम मैंगनेट का अपना कलर याद है, पर्पल होता है, क्यों जी? पर्पल होता है। तो जब इसमें ऊपर से एक्सेस W डालेंगे, एक्सेस W का मतलब है कि Fe2 आयंस का आप सोर्स डालोगे, तो ये क्या कलर चेंज होगा जरा बताना। ये देखो, अब एक छोटा सा अपडेट के तौर पे याद भी रख लो कि अगर हम पोटेशियम मैंगनेट 7 के सोल्यूशन में देखिए, पोटेशियम मैंगनेट 7 का अपना कलर पर्पल होता है। अगर इसमें ऊपर से ऐसा डाले, एक ऐसा सोल्यूशन डालें व्हिच कंटेन्स, यानी ऐसा सोल्यूशन डालें व्हिच कंटेन्स Fe2 आयंस, देखिए इफ यू ऐड अप सच अ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स Fe2 आयंस, जी पर्पल टू कलरलेस, तो मैंगनेट के वो जो उसमें से अगर सल्फर डाइऑक्साइड गुजारें, गैस या कोई रिड्यूसिंग एजेंट गुजारें, याद है तब उनके कलर चेंजेस आते थे। बट ये एक अलग नोट के तौर पे याद रख लो कि अगर ऊपर से आप ऐसा सोल्यूशन डालो जिसमें Fe2 आयंस हैं, ठीक है, तो असल में ये Fe2 आयंस अंदर जाके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ पे एक नोट याद रखेंगे कि Fe2 आयंस ऑक्सीडाइज टू बिकम Fe3 ions,
ये ऑक्सीडाइज होके Fe3 आयंस बन जाएंगे। और याद है Fe3 आयंस का सोल्यूशन में रंग येलो कलर का होता है, ठीक है, ये याद रखना आप। तो Fe2 आयंस का सोल्यूशन भी ग्रीन होता है, और वो भी तो परमैंगनेट में कलर चेंज पूछ रहा है ना क्या है, तो परमैंगनेट का अपना कलर जब ये Fe2 आयंस Fe3 बन जाएंगी अंदर, तो सोल्यूशन का रंग येलो हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस कलर कि ये परमैंगनेट पर्पल टू येलो हो जाएगा इस केस। वो तो अगर कोई इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गुजारते तो फिर हम कहते हैं पर्पल टू कलरलेस, बट पर्पल टू येलो इसका ज्यादा करेक्ट वर्ड। अच्छा, अब कहता है देखो, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशंस मेड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया एंड देन एन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया आर एडेड टू द मिक्सचर फ्रॉम पार्ट 2। अब देखो ये आपने जरा नोट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जरा जहन में रखना कि जब आपने पर मैंगनेट में ऊपर से ये सोल्यूशन जिसमें Fe2 प्लस W, ये Fe2 प्लस ही था ना, ठीक है, इसको W सोल्यूशन कहा था उसने, जब ये अंदर डलेगा तो Fe2 आयंस, अब ये सोल्यूशन कौन सा बन गया, अब याद रखिए दिस हैज बिकम एन Fe3 प्लस का सोल्यूशन। तो दिस हैज बिकम, अब ये सोल्यूशन जो है वो बन गया, दिस इज अ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स, देखो अब इसमें सोल्यूशन है व्हिच कंटेन्स Fe3 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो अब इस सोल्यूशन में ऊपर से वो कहता है कि डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन मेड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया एंड देन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया आर एडेड। तो अब जब आप इस सोल्यूशन जिसमें Fe3 प्लस है उसमें एक्वस अमोनिया डालोगे, तो आपको वो टेबल ऑफ आयंस याद है कि Fe3 प्लस के केस में एक्वस अमोनिया का कलर क्या देता है, याद है यहाँ पे हम कहते थे रेडिश ब्राउन। जब ऊपर से एक्वस अमोनिया डालते हो तो ये देखो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, वरना फिर वो जाहिर है ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। एक मिनट बताता हूँ, रेडिश ब्राउन पीबीटी बनेगा, और एक्सेस में उसको डालें तो क्या होगा, आपको याद है ना कि Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का अगर हम एक्सेस एक्वस अमोनिया भी डालें तो वो पीपीटी इनसॉल्युबल ही रहते हैं। तो हम बोलेंगे कि यार एक्सेस में भी वो पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस रहेगा, ठीक है, इनसॉल्युबल इन एक्सेस होगा। ये इसका ये जवाब था। अब देखो बी पार्ट में कहता है, जब आप पूछ रहे हो जी व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लेम टेस्ट्स, देखें फ्लेम टेस्ट्स आपको मैंने कलर्स तो बताए थे, बट फ्लेम टेस्ट्स का मकसद असल में ये होता है टू फाइंड आउट कि यार ये कोई कंपाउंड जो है ना, या किसी सोल्यूशन में कौन सा कैटाइन, कैटाइंस की पहचान के लिए फ्लेम टेस्ट्स भी हम परफॉर्म करते हैं। तो फ्लेम टेस्ट में कलर्स बताए थे आप, फ्लेम टेस्ट के मैंने कलर्स बताए थे। चलो एक मिनट मुझे जरा ये सवाल पूरा करने दो, उसके एंड पे फिर मुझसे जरा पूछना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा अब देखिए उसने कहा कि सॉलिड एक्स इज अ शाइनी ग्रे मेटल, शाइनी ग्रे मेटल है, चलिए जैसा भी कलर है हम इसको मेटल तो है। अब वो कहता है कि द टेस्ट द स्टूडेंट डज ऑन एक्स आर शोन इन फिगर 3.1, ठीक है जी, टेबल 3.1 सॉरी, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉर दीस टेस्ट्स आर आल्सो शोन। अब देखो ये टेस्ट ऑन सॉलिड एक्स है, एड एक्सेस डाइल्यूट एसिड टू, अब उसने देखो बताया हुआ टेस्ट ऑन सॉलिड एक्स, उसने क्या किया, सॉलिड एक्स जहन में रखिए एक मेटल है, ठीक है, कहता है एड एक्सेस डाइल्यूट एसिड टू एक्स इन अ टेस्ट ट्यूब, द गैस प्रोड्यूस्ड इज टेस्टेड। मुझे वैसे बताइए कि मेटल है अगर, तो मेटल जब एसिड में डालते हो तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, देखो इसलिए कह रहा था कि पूरी केमिस्ट्री दिमाग में होनी चाहिए। अभी मेटल ऑन मेटल्स में पढ़ा था हमने कि ये बनाता है उसी मेटल का सॉल्ट, याद है सिर्फ वो मेटल्स जो अबव हाइड्रोजन होते हैं इन द सीरीज वो रिएक्ट करते हैं। तो गैस, तो इसका मतलब है कि द गैस प्रोड्यूस्ड, इट मींस कि वो हमें पता होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ये हम कर लेंगे। कहता है सॉलिड डिसअपियर्स, सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस एंड बिकम्स वार्मर। तो आपने अभी पढ़ा कि मेटल और एसिड का रिएक्शन, याद रखिएगा कि मेटल एसिड का रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल, इसमें हीट रिलीज होगी जाहिर है ड्यूरिंग रिएक्शन, तो सोल्यूशन कंटेंट्स बीकर
सब वार्म अप हो जाएगा। अब वो कहता है कि ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट टू सम ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम टेस्ट 1। अब देखो, जब टेस्ट 1 में हमने उस मेटल एक्स को पहले डाला, देखिए सपोज वो मेटल एक्स को हमने इसमें ऐड किया, ऊपर से कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड, ऊपर से डाइल्यूट एसिड डाला हमने। तो मुझे ये बताइए कि डाइल्यूट एसिड डाला तो गैस प्रोड्यूस हुई, और कहता है कि ये ऑब्जर्वेशन ये हुई कि वो सॉलिड गायब हो गया, यानी ये जो सॉलिड एक्स था ये पूरी तरह रिएक्ट कर गया। तो अब आपके पास ये मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये, और एसिड एक्सेस में था, तो अब आपके पास इस सोल्यूशन में थोड़ा बहुत अनरिएक्टेड एसिड रह गया है, ठीक है। इसमें अनरिएक्टेड एसिड रह गया है, और साथ क्या रहता है, इस मेटल सॉल्ट का, उसी मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन रह गया। गैस तो रिलीज हो गई ना, क्या ख्याल। तो वो कहता है कि सॉलिड डिसअपेयर्स, देखिए कहता है सॉलिड डिसअपेयर्स, सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस एंड बिकम्स वार्मर। तो अब आपके पास अनरिएक्टेड एसिड इसमें रह गया, क्योंकि सॉलिड तो पूरी तरह रिएक्ट करके गायब हो गया, और इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर गई, ठीक है। अब वो क्या कहता है, कहता है अब हमने नाइट्रिक एसिड डाला डाइल्यूट थोड़ा सा, और फिर एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डाला टू सम ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम टेस्ट 1। अब इसी सोल्यूशन में हमने, कहता है, नाइट्रिक एसिड डाल के फिर, यानी इस सोल्यूशन के थोड़े से पार्ट में हमने नाइट्रिक एसिड डाला और फिर एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डाला। तो ये किस चीज का टेस्ट होता है। अब देखो, इस सोल्यूशन में से हमने थोड़ा सा लिया, सपोज इस सोल्यूशन में से थोड़ा सा हमने ऐसे सोल्यूशन लिया, ये वाला, ठीक है, यही वाला सोल्यूशन ये लिया, और उसमें ऊपर से हमने पहले नाइट्रिक एसिड डाला, और नाइट्रिक एसिड से एसिडिफाई करने के बाद, याद है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डाला इसमें। तो एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डालने का मतलब, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डाला तो वो कहता है कि सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस, तो सोल्यूशन कलरलेस ही रह रहा है। मुझे बताओ, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट किस आयन के टेस्ट के लिए इसमें डालते थे। याद है, हम क्लोराइड, ब्रोमाइड और इवन आयोडाइड के, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के टेस्ट के लिए इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डालते थे, ठीक है। तो अब वो अगर सोल्यूशन कलरलेस ही रह रहा है, तो ये बात शो कर रहा है कि इस सोल्यूशन में देयर इज नो क्लोराइड, नो ब्रोमाइड एंड नो आयोडाइड आयंस। समझ आई, कि उस सोल्यूशन में देयर आर नो क्लोराइड, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स। क्योंकि देखो, अगर इस सोल्यूशन में क्लोराइड आयन होता तो सिल्वर नाइट्रेट डालने से, याद है, इसमें व्हाइट पीपीटी बनता। अगर इसमें ब्रोमाइड आयन होता तो सिल्वर नाइट्रेट डालने से इसमें कौन सा बनता, पेल येलो। और अगर इसमें आयोडाइड होता तो फिर इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालने से ब्राइट येलो। तो आयोडाइड के लिए लेड नाइट्रेट भी डालते थे, हमने जो पढ़ा था, बट सिल्वर नाइट्रेट भी मैंने बताया था, याद है, यू कैन पुट दिस ऑल्सो, वो एक ही चीज है। तो अगर सोल्यूशन कलरलेस ही रह रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कोई क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयंस मौजूद नहीं। अब कहता है add dilute nitric acid then add aqueous barium nitrate to some of the solution from test 1। तो अब इसी सोल्यूशन से थोड़ा सा और हमने लिया एक और टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसमें हमने डाला पहले एसिडिफाई विद नाइट्रिक एसिड किया, और फिर बेरियम नाइट्रेट डाला। याद है ये किस आयन का टेस्ट होता है, ये सल्फेट आयन का। तो यहां से जो सिल्वर नाइट्रेट डालने की बात कर रहा था वो, ये सिल्वर नाइट्रेट की जो बात कर रहा था, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का टेस्ट के लिए ये रिएजेंट डलता है, याद है, ये उसका टेस्ट हो रहा है। बट अगर वहां कोई पीपीटी नहीं बना तो इसका मतलब है कि नो सोल्यूशन, उसने कहा ना सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस, इसका मतलब इस सोल्यूशन में कोई क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं है। बट अब वो कहता है जी ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट टू सम ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम टेस्ट 1। तो यही जो टेस्ट 1 से सोल्यूशन बचा था, इसमें हमने इससे थोड़ा सा लिया ऐसे अलग से, और उसमें नाइट्रिक एसिड डाल के अब हम इसमें बेरियम नाइट्रेट डाल रहे हैं। आपको याद है बेरियम नाइट्रेट किस चीज की टेस्ट के लिए यूज होता था। देखिए, बेरियम नाइट्रेट यूज होता है ये सल्फेट के टेस्ट के लिए।
देखो बातें मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी भूल रही हैं, सबको रिवाइज होनी चाहिए। और वाकई देखो कहता है कि ऑब्जर्वेशन क्या दिखी जब हमने ये डाला व्हाइट पीपीटी, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट सल्फेट के टेस्ट में याद है सल्फेट के, तो अगर इस सोल्यूशन में वाकई में सल्फेट आयंस हुआ तो फिर ऊपर से जैसी बेरियम सल्फेट बेरियम नाइट्रेट डलेगा तो हो जाएगा। तो ये वो बेरियम सल्फेट का ही तो व्हाइट पीपीटी था। ये सारी नॉलेज देखो अब पता होगी तो तब आप ये सवाल, अब आगे इसके जो जवाब है वो कर लोगे। वो कहता है प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट वन। तो मेटल एसिड रिएक्ट करे तो गैस तो हमें पता है गैस हाइड्रोजन होगी। और वो कहता है कि फिर बताओ कि हाउ द स्टूडेंट टेस्ट द गैस टू कंफर्म इट्स आइडेंटिटी। तो इसका टेस्ट क्या होता है? हम कहते हैं कि जी इंट्रोड्यूस अ हाइड्रोजन का इंट्रोड्यूस अ बर्निंग स्प्लिंट, साथ ही ऑब्जर्वेशन टेस्ट ऑब्जर्वेशन ठीक लिखो बर्निंग स्प्लिंट इट विल एक्सटिंग्विश विद अ पॉप साउंड। याद है ये था उसका टेस्ट भी और ऑब्जर्वेशन भी। अच्छा अब वो कहता है सॉरी ये टेस्ट और ऑब्जर्वेशन अलग लिखा हुआ है, हाँ सॉरी ये मैंने इकट्ठा कर दिया। देखिए उसने सिर्फ ये कहा था कि टेस्ट अलग बताओ ऑब्जर्वेशन टू कंफर्म गैस अलग बताओ। तो टेस्ट तो ये इंट्रोड्यूस अ बर्निंग स्प्लिंट, हाइड्रोजन के याद है ना टेस्ट, तो हम बोलेंगे कि जी इट विल एक्सटिंग्विश विद अ पॉप साउंड। तो ये आपने इस तरह करना। जरा यस करो आपको चीजें याद आ रही हैं या कुछ भूल रहे हैं? देखो अब मैंने इस टेबल में पहले से ही सारा कुछ अपने रिजल्ट्स कंक्लूजन्स पहले से ही लिख दिए हैं। अब कहता है कि द ऑब्जर्वेशन, देखिए द ऑब्जर्वेशंस फॉर टेस्ट वन आर इनकम्प्लीट, state one other observation that the student makes for test one। देखिए कौन सा, वो कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशंस फॉर टेस्ट वन है ना वो इनकम्प्लीट है। देखो टेस्ट वन की ऑब्जर्वेशंस क्या है कि सॉलिड डिसअपियर, सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस एंड बिकम्स वार्मर। मुझे बताओ यहाँ मेटल और एसिड रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस भी तो बनी थी। उस हाइड्रोजन गैस की हमने एफरवेसेंस वन अदर ऑब्जर्वेशन, ऊपर देखो ना टेस्ट वन में उसने सिर्फ बताया कि सॉलिड डिसअपेयर हो रहा है और कलरलेस हो रहा है और सोल्यूशन वार्मर हो रहा है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये मिस कर दी इसने कि गैस रिलीज हो तो फिर हम एफरवेसेंस या बबलिंग या फिजिंग का वर्ड भी तो लिखते हैं। तो जहां कहीं गैस इवॉल्व हो वहां एफरवेसेंस का वर्ड हमें डालना चाहिए, याद है? क्यों जी? अब कहता है स्टेट द कंक्लूजन यू कैन मेक फ्रॉम टेस्ट टू, स्टेट द कंक्लूजन यू कैन मेक फ्रॉम टेस्ट टू। अब मुझे बताओ टेस्ट टू में उसने सिल्वर नाइट्रेट डाला था तो ये क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के टेस्ट होते हैं, और सोल्यूशन अगर कलरलेस ही है तो कंक्लूजन यही नहीं है कि इसमें कोई क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आयंस मौजूद नहीं है। तो हम बोलेंगे कंक्लूजन ये है कि आर देर आर नो हैलाइड आयंस। अच्छा हैलाइड आयंस क्या कहते हैं? हैलाइड आयंस हैलोजेंस की आयंस को कहते हैं ना। तो हम यू ब्रैकेट में लिख देंगे कि देर आर नो हैलाइड आयंस, ठीक है, प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ये इसका कंक्लूजन है। एफरवेसेंस कहते हैं देखिए जब किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है। बच्चों मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद आप लोगों ने ना वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हो या फिर रिवाइज नहीं है वो। देखिए ये क्योंकि आप लोग अभी तक मुझे कलर्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स भी आंसर नहीं कर रहे हो। जब भी किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो ना
तो इसका मतलब है कि इसे एफरवेसेंस कहते हैं। तो वो कहता है कि स्टेट द कंक्लूजन्स यू कैन मेक फ्रॉम टेस्ट 2। तो सवाल है देर आर नो हैलाइड आयंस, यानी इसमें कोई हैलोजेंस वाली आयंस नहीं है, क्योंकि देखो टेस्ट 2 के नाइट्रिक एसिड डाल के आप जब किसी सोल्यूशन में ये सिल्वर नाइट्रेट डालते हो, तो हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें अगर कोई सोल्यूशन में कोई पीपीटी नहीं बन रहा, कोई व्हाइट पीपीटी या पेल येलो या ब्राइट येलो, उसका मतलब है उसमें कोई हैलाइड आयंस मौजूद नहीं है, हैलोजेंस वाली आयंस नहीं। अब कहता है स्टेट द कंक्लूजन यू कैन मेक फ्रॉम टेस्ट 3। तो टेस्ट 3 में मुझे बताओ कि बेरियम नाइट्रेट डालना किसी सोल्यूशन में, ये सल्फेट का टेस्ट ही होता है ना, और अगर व्हाइट पीपीटी बन गया तो इसका मतलब है कि हम उसमें लिखेंगे कंक्लूजन क्या था इसमें कि द सोल्यूशन कंटेन्स, अगर व्हाइट पीपीटी बन रहा है तो इसका मतलब है द सोल्यूशन कंटेन्ड सल्फेट आयंस इन इट। तो द सोल्यूशन कंटेन्ड सल्फेट आयंस इन इट, उसमें सल्फेट आयंस मौजूद थे। अब वो कह रहे हैं कि जी आइडेंटिफाई द एसिड यूज्ड इन टेस्ट 1। तो आइडेंटिफाई द एसिड यूज्ड इन टेस्ट 1 कौन सा होगा? एड एक्सेस डाइल्यूट एसिड। अच्छा मुझे बताओ, वैसे तो आप सोच रहे हो कि कोई भी एसिड, लेकिन देखो इस सोल्यूशन में आपको सल्फेट आयंस मौजूद मिली है ना, इसका मतलब है कि वो मेटल सॉल्ट का, वो कोई सल्फेट आयंस वाला मेटल सॉल्ट। तो सल्फेट जो होता है इस मेटल सॉल्ट में, सल्फेट आपको क्या बताता है कि ये किस एसिड से बना होगा? सल्फेट आयंस चूंकि कंफर्म हो गई इनमें मौजूद है, तो ये आपको बता रहा है कि ये यकीनन सल्फ्यूरिक एसिड, टेस्ट 1 में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया गया होगा। देखो मेटल एक्स के साथ H2SO4 यूज किया गया होगा, इसीलिए यहाँ वो सॉल्ट XSO4 बना, यानी उस मेटल एक्स का सॉल्ट बना। तो सल्फेट आयंस इसमें थी, इसीलिए बेरियम नाइट्रेट डालने से व्हाइट पीपीटी बना। तो वो एसिड यकीनन टेस्ट 1 में जो डाला गया था वो सल्फ्यूरिक एसिड था। अब कहता है सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ मेटल एक्स। तो मेटल एक्स की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए वैसे? क्यों जी, जरा देखते हैं इधर से कोई क्लू मिले इसका कि कौन सा जो एसिड है वो बना सकता है। अच्छा बिल्कुल सही है, देखिए अब ये एक सोल्यूशन बना था ना, एक्वस सोल्यूशन बना था ये मेटल सॉल्ट का, सॉलिड तो नहीं था। तो ये कोई ऐसा मेटल होगा जो कि सल्फेट जिसका सॉल्युबल हो। तो हमने रूल 6 पढ़ा था कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, याद है? तो उनके अलावा फिर पीरियोडिक टेबल में देखो ना, हम यू देख सकते हैं कि ऑल केयरलेस जीलस फिशरमैन जो हमने पढ़ा था, टू सेल प्लेस हेड ऑफ, होंगे तो हमें पता है हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ठीक है। लेकिन इनमें देखो कैल्शियम सल्फेट वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो जो इनसॉल्युबल है उनके अलावा आप मैग्नीशियम कह लो, आप जिंक कह लो, तो इसका मतलब है मेटल एक्स जो है वो, बल्कि नहीं सॉरी, हाँ कलर भी तो बताया हुआ था, हाँ हाँ हाँ, इज अ शाइनी ग्रे मेटल। तो शाइनी ग्रे मेटल फिर जाहिर है बेस्ट इस केस में आप फिर मैग्नीशियम को लिख दो कि मैग्नीशियम मेटल का कलर शाइनी ग्रेश होता है, तो फिर इसलिए मैग्नीशियम ही वो मेटल हो सकता है। तो कलर से हमने पहचाना है, सॉरी, ठीक है। और इसका सॉल्ट वैसे भी मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल होता है। तो देखो ये अच्छा खासा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब समझ आई यहाँ तक बात बच्चों सब आपसे? देखिए वो कहता है कि बेकिंग सोडा जो है, सवाल आप जरा देखिएगा और से। सी इट सेज बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू मेक ब्रेड राइस। तो ब्रेड को जो राइस करने के लिए चीज यूज हो रही है वो बेकिंग सोडा है। कहता है व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट डीकम्पोजेज, सब कुछ खुद बता रहा है देखो, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। अब वो कह रहा है बेकिंग सोडा ऑल्सो डीकम्पोजेज ग्रेजुअली व्हेन इट इज स्टोर्ड।
कहता है बेकिंग सोडा ऑल्सो डिकम्पोजेस ग्रेजुअली व्हेन इट इज स्टोर्ड। कहता है द लॉन्गर द बेकिंग सोडा इज स्टोर्ड, द लेस कार्बन डाइऑक्साइड इट रिलीजेस व्हेन इट इज हीटेड। ये अब आपको ना इसने एक हेल्प दी है असल में अपना उस पूरे सेटअप को लगाने में और एंड पे कंक्लूड करने में। वो कहता है बेकिंग सोडा ऑल्सो डिकम्पोजेस ग्रेजुअली व्हेन इट इज स्टोर्ड। तो बेकिंग सोडा ऑल्सो डिकम्पोजेस ग्रेजुअली व्हेन इट इज स्टोर्ड। कहता है द लॉन्गर द बेकिंग सोडा इज स्टोर्ड, द लेस कार्बन डाइऑक्साइड इट रिलीजेस व्हेन हीटेड। यानी जितने लंबे अरसे के लिए आप, कहता है, बेकिंग सोडा को स्टोर करोगे, उतना वो जब हीट देने पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम रिलीज करेगा। कहता है प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू शो विच टू डिफरेंट सैंपल्स ऑफ बेकिंग सोडा। कंपैरिजन करने लगा, देखो अब कौन से दो डिफरेंट सैंपल्स ऑफ बेकिंग सोडा हैज बीन स्टोर्ड फॉर लॉन्गर। कहता है जी कि आप एक इन्वेस्टिगेशन प्लान करें कि जिसमें बताया जाए कि कौन सा सैंपल ऑफ बेकिंग सोडा लंबे अरसे तक स्टोर किया गया था। मुझे बताएं, लंबे अरसे तक वाला जब हीट करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कम देगा ना। कुछ आइडिया हो रहा है अब क्या बात बताने जा रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, इससे रिलेटेड हमने वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था स्पीड ऑफ रिएक्शंस में। याद है? कुछ हीट देंगे, गैस कलेक्ट होगी, गैस रेंज में स्टोर कर लेंगे, उसका वॉल्यूम नाप लेंगे। जो कम वॉल्यूम देगा इसका मतलब है वो बेकिंग सोडा लंबे अरसे तक था। चलो मैं आपको एक स्केच इसका बताता हूँ। वो कहता है योर प्लान शुड इंक्लूड द apparatus needed, the method to use, the measurements to take, the variables to control, how to use the results to determine which sample has been stored for longer. You may draw a diagram if you wish. अच्छा, अब डायग्राम बनाना है तो इधर स्पेस उसने यहाँ पे देखो मार्क्स 6 इधर लगाए हुए, डायग्राम के लिए उसने एक स्पेस यहाँ दी हुई है। मैं चलो डायग्राम बना लेता हूँ ताकि मेरी एक्सप्लेनेशन इसमें आंसर हो जाए। देखिए, इसमें सबसे पहले बेस्ट तो ये है कि आप यहां से एक एक ट्यूब इस तरह से कंसिडर करो। ये आपने ट्यूब सपोज ले ली, ठीक है। और इस ट्यूब में यहां से रिमेंबर हम क्या करेंगे, इधर एक एल शेप ट्यूब ऐसे रखेंगे। याद आ रहा है कुछ? और इस ट्यूब को कनेक्ट कर देंगे एक गैस रेंज के साथ। देखिए, इस ट्यूब को हमने ऐसे इस गैस रेंज के साथ यहां से यूं कि उसका, तो दिस इज द गैस रेंज, ठीक है। ये एल शेप ट्यूब है और इधर से इसको आपने ना बंद करना, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने रखा हुआ है सैंपल ऑफ, सपोज ये फर्स्ट सैंपल है ऑफ बेकिंग सोडा जिसको आप चेक कर रहे हो। देखो, उसने आपको क्वेश्चन में ही क्लू खुद बता दिया था। अब चूंकि हमने दो डिफरेंट सैंपल्स को टेस्ट करना है ना, तो वैसे एक बात बताना जरा, आप अपनी अकल से सोचो कि जब आप दो डिफरेंट सैंपल्स ऑफ बेकिंग सोडा टेस्ट करोगे, टास्क था क्या? देखो, वो कहता है प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू शो which two different samples of baking soda has been stored for longer। टास्क ये कि हमने देखना है कौन सा सैंपल लंबे अरसे तक स्टोर किया गया था। लेकिन ये पता कैसे चलता है, ये उसने खुद देखो हेल्प की हुई है। कहता है बेकिंग सोडा ऑल्सो डिकम्पोजेस ग्रेजुअली व्हेन इट इज स्टोर्ड, द लॉन्गर द बेकिंग सोडा इज स्टोर्ड, द लेस कार्बन डाइऑक्साइड इट रिलीजेस। तो चूंकि यहाँ किसी गैस के इवॉल्व होने की बात हो रही है, तो हमने इसलिए वॉल्यूम कलेक्टेड गैस का एपरेटस सेट किया, याद है? तो अब सबसे पहले तो आपको ये करना है कि देखिए इन दोनों एपरेटस में, एक तो ये मिसाल आपने सेटअप 1 लगा दिया, ठीक है। और इसी तरह का आपने अब इधर से एक सेटअप कौन सा लगाना, एग्जैक्टली इसी तरह का आपने एक सेटअप 2 यहाँ पे यहाँ लगाना था इस जगह, ठीक है जी। तो ये सेकंड सेटअप
मैं सपोज यूं लगा लेता, 2 सेटअप लगाए हुए, ठीक है जी, लेबलिंग वेबलिंग सब करो इसकी इस तरह से, तो ये 2 सेटअप्स हमने यूं लगा लिए, समझ आई, 2 अलग अलग। अब बताओ कंट्रोल्स या फेयर कंपैरिजन कब होता है? जब आप ये फर्स्ट सेटअप और सेकंड सेटअप लगा रहे हो, क्या ख्याल? तो मुझे ये बताओ बच्चों कि दोनों में आपने ये जो मास ऑफ द बेकिंग सोडा है ये सेम लेना है या डिफरेंट? क्या ख्याल? तो आपको दोनों में मास ऑफ द बेकिंग सोडा सेम लेना चाहिए ना, ताकि मास सेम होगा तो कंपैरिजन थोड़ा फेयर हो जाएगा। मतलब इनिशियल वेरिएबल्स तो आपने सेम रखनी। तो एक चीज जहन में रखो कि बोथ सैंपल्स का बोथ सैंपल्स शुड हैव, ये मैं वैसे अब अपने लिए रफ स्केचिंग सोच रहा हूं, शुड हैव द सेम मास। ठीक है, दोनों का सेम मास नाप के इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस के जरिए आप इस ट्यूब के अंदर यहां डाल दो। ठीक है, और फिर दोनों को यहां से बंसन बर्नर के जरिए आपने एक जैसे हीट इंटेंसिटी के साथ इनको बर्न करना है। तो मुझे ये बताओ कि अब दोनों को आपने जो टाइम फॉर विच यू विल हीट देम, ठीक है, या तो वो कर लो, क्यों जी, तो आप इसको भी हीट करते जाओ और इसको भी हीट करते जाओ। जब ये बेकिंग सोडा डिकम्पोज होगा तो उसने कहा ना कि इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड आके इस गैस रेंज में यहाँ पे कलेक्ट होती जाएगी। तो जब आप फर्ज करो इसको पूरी तरह डिकम्पोज कर लो, जब वो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होगी तो आप यहां से नोट कर लें, नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड इन बोथ सेटअप्स। तो मुझे बताओ कि फिर जिस सेटअप में लेस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा वही लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर्ड नहीं है। देखो ना, उसने सवाल पूछा था विच हैज बीन स्टोर्ड फॉर लॉन्गर, तो ये ऊपर बताया उसने कि बेकिंग सोडा आल्सो डिकम्पोजेस ग्रेजुअली व्हेन इट इज स्टोर्ड, द लॉन्गर द बेकिंग सोडा इज स्टोर्ड द लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो आप दोनों सेटअप्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हीटिंग से कलेक्ट होगी उनकी रीडिंग्स नोट कर लो कि फर्ज करो पहले सेटअप में इतने सीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हुई और रिकॉर्ड कर लिया हमने, दूसरे में हमने देख लिया कि यार इधर इतने सीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हुई, तो दोनों में वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड निकाल लिया और उससे कंपेयर कर लेंगे आप। तो ये सेटअप जरा यस करो, समझ में आया ये प्रोसीजर जनरली क्या है? अब मैं देखना उसका वन बाय वन जो है वो आंसर करूंगा तमाम बुलेट पॉइंट्स का। सब इधर ही हो गायब हो गए? चलिए, तो ये सेटअप समझ में आ गया ना बच्चों के? देखिए इसमें हमने करना क्या था, वी जस्ट हैड टू सिंपली डू दिस होल। अब इसमें करेंगे ये, तो यहां तक जरा बताना सही समझ आई कि ओवरऑल प्रोसीजर है क्या? चलें, अब देखो मैं इस सारे सेटअप को ना अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा पैराग्राफ फॉर्म। देखो अब उसने क्या कहा था कि यू योर प्लान शुड इंक्लूड द apparatus नीडेड, द मेथड टू यूज, द मेजरमेंट्स टू टेक, द वेरिएबल्स टू कंट्रोल, हाउ टू यूज, यानी ये सारी बातें 6 मार्क्स का ये सवाल। तो हम इसमें देखो पहले पॉइंट में तो ये लिखेंगे कि देखिए इसमें apparatus नीडेड क्या क्या होगा। चलो हम यूं ही जवाब देते जाएंगे। apparatus नीडेड जो होगा, द apparatus नीडेड in this experiment, the apparatus needed in this experiment, क्या क्या चाहिए इसमें हमें? आर, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस चाहिए होगा ना, क्या ख्याल है? इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस किसके लिए चाहिए? ताकि हम इन दोनों सेटअप्स में ये जो मास ऑफ द बेकिंग सोडा है
आखिर ये इक्वल मास ऑफ द बेकिंग सोडा दोनों सेटअप्स में लेना है ना, तो हर चीज फेयर होनी चाहिए कंपैरिजन करते हुए। तो हम कहेंगे apparatus needed in this experiment are electronic mass balance, फिर आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, या बॉइलिंग ट्यूब भी हो सकती है, बेस्ट बॉइलिंग ट्यूब है, क्योंकि बंसन बर्नर की हीट को टेस्ट ट्यूब माइट नॉट बी एबल टू बेयर इट, तो आप इसमें बॉइलिंग ट्यूब भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो दोनों मान लेता है वो, वैसे टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब, तो उसमें सैंपल डालने के लिए और हीट करने के लिए और क्या चाहिए, एक हमें इसमें, जी बिल्कुल, आप ये अबव पॉइंट्स को भी फॉलो कर सकते हो या मिला के भी लिख सकते हो, एक ही बात। बॉइलिंग ट्यूब, और इसमें एक आपको बंसन बर्नर चाहिए हीट देने के लिए, क्योंकि हीट इन्वॉल्व हो रही है, एंड एक इसमें गैस रेंज ये चाहिए, ठीक है जी, गैस रेंज ये चाहिए। तो हम अब उसको बोलेंगे कि देखो सेट अप द एपरेटस एज शोन इन द डायग्राम, तो ये सवाल समझाने में फिर आसानी हो जाती है। सेट अप द एपरेटस एज शोन इन द डायग्राम, तो सेट अप द एपरेटस एज शोन इन द डायग्राम। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले कि देखिए, वी विल मेजर आउट, वी विल मेजर आउट इक्वल मास। अब उसे बताना, हम प्रोसीजर बताना है पूरा। वी विल मेजर आउट इक्वल मास ऑफ baking soda, we'll measure out equal mass of baking soda using electronic mass balance। अब हर उसका यूज भी बताओ, using electronic mass balance, and we will add it to the test tube, we will add it to the test tube, ठीक है, which is connected to, which is connected to the gas range। तो डायग्राम में हम उसको समझा रहे हैं, which is connected to the gas range through a delivery tube। तो एक डिलीवरी ट्यूब के जरिए, थ्रू अ डिलीवरी ट्यूब। अच्छा, मेक श्योर कि the test tube is sealed, make sure the test tube is sealed using a rubber bung। याद है वो जो उसको बंद करने के लिए यूज होती है, उसको रबर बंग कहते हैं, यूजिंग अ रबर बंग। तो अब आप क्या करोगे, अब हम उसे बोलेंगे कि यार आप हीट करो, हीट द सैंपल, हीट द सैंपल of baking soda using a Bunsen burner, using a Bunsen burner, ठीक है। तो ये पहले एक सेटअप का समझा के फिर हम दूसरे सेटअप का कहेंगे रिपीट द प्रोसेस यूजिंग अ सेपरेट सेटअप एंड सेम मास ऑफ बेकिंग सोडा। मास का अमाउंट बताना जरूरी नहीं है, लेकिन चलें बता दें तो कोई बुरी बात नहीं, किया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जब हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है जी। अब जब हीट करोगे तो फिर हम करेंगे कि जी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस will be collected in the gas range। तो हम क्या करेंगे बताइए, अब ये गैस रेंज में कलेक्ट होगा, will be collected in the gas range at the end of the experiment। at the end we will measure, we will record the volume of carbon dioxide collected। we will measure the volume of carbon dioxide collected, ठीक है। अब उसे हम बताएंगे कि रिपीट द सेम प्रोसेस। कंपैरिजन में ना हमेशा ये बोला करो, एक का समझा के दूसरे का फिर रिपीट कर दो। रिपीट द सेम प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव
with, repeat the same process described above with a separate, with the other sample, with the other sample of baking soda. तो जगह बहुत होती है, बस डिसेंट राइटिंग में आपने लिखना है with the other sample of baking soda using same mass as first sample. ये जरूर लिखें, using same mass as the first sample. ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये वॉल्यूम सॉल्यूम, नहीं ये जरूरत नहीं है, बस सिंपल डेरिवेटिव रखो। तो जब ये सारे दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर कंपैरिजन किस से पता लगेगा? देखो एक दफा दोबारा पढ़ो। कहता है प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू शो which of the two different samples of baking soda has been stored for longer। और ये पता कैसे लगेगा कि जो कहता है the longer the baking soda is stored the less carbon dioxide it releases। तो अब हमें इस पूरे तजुर्बे से रिजल्ट्स का कैसे पता चलेगा? तो हम उसे बोलेंगे कि यार अब दोनों का हमने वॉल्यूम नोट डाउन कर लिया जी, तो repeat the process described above with the other sample of baking soda using same mass as the first sample, and now record the volume of gas collected, volume of carbon dioxide collected in the second experiment। तो अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हुआ वो आप कर लो, और फिर क्या करेंगे? तो नाउ रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, और अब हम उसमें बोलेंगे कि यार द सैंपल विच प्रोड्यूसेस, देखो उसने उसमें ही आपको क्वेश्चन के अंदर ही हेल्प बताई हुई है कि रिजल्ट का कैसे पता चलेगा। द सैंपल विच प्रोड्यूसेस लेस कार्बन डाइऑक्साइड, देखें द सैंपल विच प्रोड्यूसेस लेस वॉल्यूम, उस रेंज में जो वॉल्यूम कलेक्ट हुआ होगा, द सैंपल विच प्रोड्यूसेस लेस वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be the one, the sample which produces less carbon volume of carbon dioxide will be the sample which is stored for longer, which is stored for longer। अच्छा, अब ये देखिए यहां तक आपने जब इसको लिखा कि which is stored for longer, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे वो कहता है तो the sample which produces less volume of carbon dioxide will be the sample which is stored for longer। और अब तो अब जरा हम इसके मैच करके भी देख लेते हैं कि जी एपरेटस नीडेड भी देखो हमने बता दिया। जरा देखते हैं अब जो मैंने जवाब लिखा है उसमें गौर कीजिए, देखो एपरेटस नीडेड भी बताया हुआ है, मेथड ऑफ यूजेज भी बता दिया है, मेजरमेंट्स टू टेक वॉल्यूम वाली रीडिंग, वेरिएबल्स टू कंट्रोल ये था कि जी सेम इंटेंसिटी ऑफ द बंसन बर्नर और सेम वॉल्यूम ऑफ मास होना चाहिए, सब कुछ सेटअप सेम हो, और फिर हाउ टू यूज द रिजल्ट्स, ये सारी बातें हमने यूं देख ली। ठीक है जी। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्यों जी, जरा बताइए, सही बिल्कुल क्लियर समझ में आया? अब इसके मार्क स्कीम से पॉइंट्स आप मैच करके भी देख लेंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैचिंग होगा। क्यों जी? तो ये जरा आपने ना लाजमन, ये जीसी वाले स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपने ये आईजीसीएसई केमिस्ट्री वालों का मई जून 2023, 2022 और 2021 ये अपलोड हुआ हुआ है। इसमें जो इनका, एक दफा जरा देख लीजिएगा, वॉच द लास्ट
क्वेश्चन ऑफ डिजाइन प्रैक्टिकल, क्योंकि वो दोनों में आ सकता है, तो ये जरा लाजमन आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, मैं ये पेपर अपलोड भी कर देता हूँ, लेकिन ये वाले अपलोडेड है पहले से। तो डिजाइन प्रैक्टिकल एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का जरूर आता है, तो ये आप लोगों ने जरा टास्क है एक लाजमन, ये अभी एज ए रिविजन बस खाली देख लेना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि वो क्या क्या है। ठीक है, उसमें हर एक वैरायटी एक एक बार रिपीट हुई भी है। ठीक है जी। नहीं, मैंने इसमें कंटेंट स्पेसिफाई किए, चलें इसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइन में भी लिख लो कि इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स, इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स मैथ सेम होने का तो मैंने बता दिया था ना। इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स द mass of the baking, the mass of the samples and intensity of the Bunsen burner, intensity of the flame, ये दोनों मस्ट बी सेम, ताकि हर तरह से एक फेयर कंपैरिजन। ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो ये आपके पास इस तरह से पूरा एक सेटअप या वो है, तो इसको भी, इस पेपर को भी जरा रिव्यू करना।